हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद भुवनेश चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने पिछली क्लास में दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था लोधी वंश के बारे में हमने चर्चा किया था। हमने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बारे में चर्चा की, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक साथ ही लोधी वंश का भी अंतिम शासक रहा। और धीरे धीरे सारे दिल्ली सल्तनत का सभी वंश का अंत हो गया और एक नए वंश की शुरुआत हुई। तो हमने पिछली क्लास में दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश थे उन सभी वंश को वन बाय वन करके हम लोग सारे वंश के बारे में चर्चा किया। आज हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत के बाद अगले जो वंश आएगा, अगला जो काल आता है वो मुगल वंश। हम लोग जानेंगे कि मुगल वंश किस तरह अपना भारत में वर्चस्व स्थापित किया और दिल्ली सल्तनत का अंत किया। तो आज की क्लास जो होगी बेसिकली हम लोग का मुगल वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने क्या क्या चर्चा कर लिया, एक बार रिफेक्ट कर लेते हैं। हमने दिल्ली सल्तनत का पूरी तरह से अध्ययन किया। दिल्ली सल्तनत में देखा 1206 से शुरू हुआ था और 1526 ईस्वी तक चला था। हमने इन सारे वंश के बारे में चर्चा किया। पहला कौन सा वंश आया था? गुलाम वंश के बारे में चर्चा किया, गुलाम वंश। दूसरा आया तुगलक वंश। दूसरा खिलजी वंश। तीसरा आया तुगलक वंश। चौथा आया सैयद वंश। पांचवा लोधी वंश। हमने देखा था जो गुलाम वंश का कार्यकाल रहा 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक ये रहा शासन में। 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का रहा। 1320 से लेकर के 1414 तक तुगलक वंश का, और 1414 से लेकर के 1451 तक सैयद वंश रहा। 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक देखा। हमने देखा अंतिम शासक लोधी वंश के अंतिम शासक था, अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी। हमने इनके बारे में जाना था। इब्राहिम लोधी जो थे 1526 ईस्वी में अंतिम लड़ाई लड़ी गई, जिसमें ये युद्ध हुआ किसके साथ? बाबर के साथ हुआ था युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोधी क्या हो गया था? पराजित का सामना करना पड़ा और बाबर का विजय हुआ। और इस तरह भारत के क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया और एक नए वंश की शुरुआत हुई थी। तो हमने दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे, महत्वपूर्ण शासक जितने भी थे, उन सारे शासकों के बारे में हम लोग एक एक करके सारे शासक के बारे में चर्चा कर लिया। आज हम लोग नए वंश गुलाम वंश के बारे में चर्चा करेंगे। राइट। हमने देखा था कि इब्राहिम लोधी एक ऐसा शासक था जो युद्ध में ही क्या किए थे? मारे गए थे ना। आज की जो हम लोग की मुख्य क्लास होगी वो मुगल वंश के बारे में चर्चा करेंगे। मुगल वंश। मुगल वंश के चर्चा करने से पहले हम पीछे कुछ इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत का किस तरह पतन हो गया। आखिर बाबर पहले भारत में किस तरह एंट्री किया, क्या कारण था, क्या वजह था जो भारत के क्षेत्र में उन्होंने आया और इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध किया। तो हमने जाना था, पिछले क्लास में देखा था कि इब्राहिम लोधी कि पंजाब के जो गवर्नर था, जिनका नाम था क्या? आलम शाह और दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी बंगाल के गवर्नर था, जो उस क्षेत्र में 80% टैक्स रखता था दौलत खां लोधी, और 20% देता था इब्राहिम लोधी को। तो उसी के उपरांत इब्राहिम लोधी क्या किया, उस टैक्स में बदलाव किया था, जिसमें से टैक्स में क्या किया, 80% अब इब्राहिम लोधी रखा करता था और 20% दे दिया था किसको? दौलत खां लोधी को। जिससे दौलत खां लोधी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए इब्राहिम लोधी से, और फिर वो क्या किए, फरगना के जो शासक थे बाबर, वो कहाँ थे? उस समय बाबर
फरगना के शासक थे। बाहर जा कर के दौलत खां लोधी फरगना के शासक बाबर से मिल गए और उन्हें न्योता दिया कि आप क्या कीजिए, मेरा मदद कीजिए और आप कीजिए इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध कीजिए और वो उसका शासक बागडोर मेरे हाथों में संभालिए। तो ये जो न्योता दिया था वो दौलत खां लोधी का ही गवर्नर ने ही दिया था कि हमारे साथ मिल जाइए ना। तो हम लोग जानेंगे कि बाबर आखिर उनका जन्म कहाँ हुआ था, कि भारत के क्षेत्र में एंट्री कैसे किया था। तो शुरू करते हैं। मुगल काल। तो मुगल काल शुरू करने से पहले बाबर के जीवनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बाबर 1526 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक क्या करता है, ये शासन के क्षेत्र में रहता है, भारत के क्षेत्र में। ये भारत का क्षेत्र है इसका शासक का। बाबर की जो जानकारी मिलती है हम लोग को, बाबर के बारे में जो हम लोग को जानकारी मिलती है, एक बुक आता है एन एम्पायर बिल्डर्स ऑफ 16th सेंचुरी, राइट। इस बुक का जो राइटर है उनका नाम था विलियम रुसरक। विलियम रुसरक के द्वारा एक बुक लिखा गया था एन एम्पायर बिल्डर ऑफ 16th सेंचुरी। इस बुक में बताया गया था कि बाबर किस तरह भारत के क्षेत्र में आया और उनका जन्म फरगना के क्षेत्र में हुआ। इसके बारे में बाबर के पूरी जीवनी के बारे में चर्चा किया गया, राइट। बाबर का जो जन्म हुआ था, बाबर का जन्म वो मध्य एशिया जो वर्तमान में काबुल, अफगानिस्तान ये सब क्षेत्र में आते हैं, मध्य एशिया के फरगना में हुआ था। कब हुआ था? 1483 AD में, ठीक है। उनके पिता जो थे वो थे उमर शेख मिर्जा। ये क्या थे? फरगना का शासक थे। उस समय फरगना का क्षेत्र में शासक कौन थे? उमर शेख मिर्जा। इनकी माता जो थी, इनका वंश था इसका, वो चंगेज वंश के थे, राइट। माता जो थी, इनकी माता वो कुतलुग निगार खानम, जो ये मंगोल वंश की थी। इनकी जो दादी थी वो एहसास दौलत बैग। इनकी दादी का नाम क्या था? एहसास दौलत बैग। अपनी दादी की सहायता से क्या करता है, फरगना का क्षेत्र शासक बनता है। क्योंकि जब बाबर 11 वर्ष की उम्र का था तो इनके पिता उमर शेख मिर्जा का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। जिसके पश्चात वहाँ के जितने भी मंत्रीगण थे वो अगला शासक किसी और को बनाना चाहते थे, जिससे वहाँ पे उसके दादी ने हस्तक्षेप किया। क्योंकि उनको मानना था कि जो वंश होता है वही क्या करता है, अगला शासक बनता है। तो दादी ने क्या किया, अपने बलबूते क्या किया, अपने पोते यानी बाबर को क्या किया, शासक बनाया, फरगना का शासक। तो 11 वर्ष की उम्र में बाबर फरगना का शासक बनता है, राइट। यानी कब बनता है शासक? 1494 ईस्वी में क्या करता है, ये बाबर फरगना का शासक बनता है। क्योंकि जब बाबर 11 वर्ष की उम्र में थे, उस छोटे से उम्र में इनके पिता के क्या हो गए थे, देहांत हो गया था, जिसकी वजह से अगला शासक उस क्षेत्र में इसका कोई बड़ा भाई भी नहीं था जो क्या कर सके, उस वंश शासक चला सके।
जिसके वजह से उसके दादी जो थी वो बाबर को ही क्या किया, अपना पिता का वो उत्तराधिकारी बन गया और अपना बागडोर अपने शासक चलाना शुरू किया। तो इसी के उपरांत, क्योंकि उस छोटी सी उम्र में कोई बड़ा सा शासक चलाना बहुत ही कठिनाई होती है, लेकिन इन्होंने उस कामान जितना मिला था उसको काम, उस सारे काम को क्या किया था, वो सहनता से क्या शासक के क्षेत्र में उन्होंने शासन करना शुरू किया। तो इस तरह वो बाबर फ्रागना का क्षेत्र में शासक बन करके शासन करना शुरू किया। अब इनके मन में, अब जितने भी देखा जाए तो जितने भी हम लोग दिल्ली सल्तनत हो या मुगल वंश, जितने भी शासक होते थे उनका मुख्य उद्देश्य शासन बनने का एक ही रहता था, वो अपना क्षेत्र को विस्तार करना। तो ये भी उन्हीं में से एक थे, क्योंकि शासक को लगता था कि हमको जितना भी मिले वो उनको कम लगता था, इसलिए वो अपने क्षेत्र को विस्तार करने में काफ़ी ज़्यादा युद्ध करते थे। तो हमने पिछले भी देखा था कि जितने भी शासक थे, शासक का मुख्य उद्देश्य होता था कि अपने क्षेत्र का, लड़ाई क्यों होता था, आखिर युद्ध करने का मुख्य उद्देश्य उन लोगों का रहता क्या था कि वो अपने क्षेत्र का विस्तार करना। तो उसी तरह बाबर भी क्या चाहता था कि हम भी क्या करें, अपने क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा विस्तार करें। तो बाबर जो थे, अब इन्होंने क्या किया, फ्रागना का क्षेत्र जितना भी था विस्तार करना शुरू किया। अब छोटी सी उम्र में क्या करना है, विस्तार करना शुरू किया। अब ये इस उम्र में खेलने के समय में इनको क्षेत्र चाहिए, बड़ा बड़ा क्षेत्र। अब देखते हैं बाबर के द्वारा जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो समरकंद उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, समरकंद उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये उज्बेकिस्तान क्षेत्र में है, जो बाबर के द्वारा 1501 ईस्वी में आक्रमण किया गया था समरकंद क्षेत्र में। विजय प्राप्त किया, ठीक है, 1501 ईस्वी में समरकंद क्षेत्र को क्या किया, विजय कर लिया। लेकिन जब इस क्षेत्र को जीता तो 1502 ईस्वी में पुनः इस क्षेत्र का एक व्यक्ति थे शेबानी खां उज्बेक, शेबानी खां उज्बेक के द्वारा जो क्षेत्र बाबर के द्वारा समरकंद क्षेत्र में कब्जा किया गया था, अधिकार लिया गया था, उस शेबानी खां उज्बेक के द्वारा समरकंद को अधिकार कर लिया। देखिए अब इससे क्या मिलता है, कोई भी क्षेत्र, कोई क्षेत्र का अधिकार कर लेता है, इसका मतलब उस क्षेत्र, वो शासक क्या उससे ताकतवर होंगे। तो उस समय बाबर का जो ये शेबानी का उज्बेक थे, वो काफ़ी थोड़ा इनके कंपेयर में काफ़ी थोड़ा शक्तिशाली माना जाता था उनका। तो बाबर जब समरकंद वाले क्षेत्र में पराजित हो जाता है, अधिकार उनका क्षेत्र से कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, अब ये दूसरे क्षेत्र की ओर तलाश करता है, विनोद ढूंढते कि ऐसा कोई क्षेत्र है जो हम क्या कर सके, जीत कर वो क्षेत्र किसी और के हाथ में फिर वापस ना लिया जाए, ऐसा क्षेत्र का तलाशी करने लगे। कि हर राजा का सोच होता है कि हम जितना अपना क्षेत्र को फैला सके। उसी के उपरांत अब क्या कि ये तो शेबानी के खां उज्बेक तो पुनः उस क्षेत्र का कब्जा कर लिया। अगला जो इनके द्वारा किया गया था 1504 ईस्वी में, अब मध्य एशिया के क्षेत्र में जो भारत के क्षेत्र में था, अब इस क्षेत्र में इन्होंने अपना विस्तार नीति शुरू किया। तो 1504 ईस्वी में बाबर काबुल पर अधिकार किया, अधिकार कर राजधानी बनाया। अब भारत के क्षेत्र में इन्होंने आक्रमण करना शुरू किया। अब काबुल के क्षेत्र में 1504 ईस्वी में क्या किया, काबुल को अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी बना लिया।
अब इसका मुख्य नज़र जो था वो भारत के क्षेत्र में था, अब सेंटर में देख रहा है। अब किस तरह ये अपना अपना वर्चस्व किस तरह भारत के सेंटर में क्या करे, वो बढ़ाए। तो अब इसका अगला जो टारगेट होगा आक्रमण करने का, वो कहाँ पे होगा, वो भारत के मिड मिड पॉइंट पे होगा, क्योंकि सारे शासक चाहते थे कि हम इस क्षेत्र को, भारत के इस क्षेत्र को कंट्रोल करें, जीते, जो उससे पूरे आसपास के क्षेत्र को कंट्रोल किया जा सके। तो वो तो हमारा सेंटर था, मिड पॉइंट, जो दिल्ली के क्षेत्र में थे, आते थे। तो ये 1504 ईस्वी में बाबर द्वारा काबुल पर अधिकार कर लिया। जब बाबर काबुल पर अधिकार किया तो इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की। उपाधि धारण की। अब देखिए, 1540 में तो बाबर काबुल पर अधिकार कर लिया, बादशाह की उपाधि धारण कर लिया। अब अगला टारगेट हमारा क्या हो गया, भारत के क्षेत्र में। जिस उम्र में खेलने का उम्र होता है, उस समय इन लोग युद्ध में महारथी हासिल कर रहा था। अब जो अगला आक्रमण होगा, 1519 ईस्वी में, 1519 ईस्वी में बाबर भारत के बाजूर और भेड़ा, बाजूर और भेड़ा कहाँ पे है ये, वर्तमान पाकिस्तान। वर्तमान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में क्या है कि 1519 ईस्वी में अधिकार किया। 1519 ईस्वी में क्या किया, बाबर के द्वारा भारत के क्षेत्र में आक्रमण कर उस क्षेत्र को अधिकार कर लिया। जब बाबर भारत के क्षेत्र में अधिकार किया तो भारत के क्षेत्र में 5 मुस्लिम राज्य थे उस समय। उस समय जो भारत के क्षेत्र में जो कंट्रोल रखा था, वो 5 मुस्लिम राज्य थे और 2 हिंदू राज्य थे। तो उस समय भारत के क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में उस समय क्या स्थिति थी, स्थिति क्या थी, तो उस समय 5 मुस्लिम राज्य थे, 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य, राइट। तो 5 मुस्लिम राज्य में सबसे पहला था मालवा, गुजरात, दिल्ली, बंगाल और बहमनी। ये 5 साम्राज्य राज्य थे। जो यहाँ का शासक था, महमूद खिलजी टू, यहाँ का शासक कर रहे थे। गुजरात के क्षेत्र में थे वो मुजफ्फर शाह टू। दिल्ली के क्षेत्र में इब्राहिम लोदी, नुसरत खां, और बहमनी में जो शासन कर रहे थे वो काजी मुल्ला शाह, काजी मुल्ला खां, राइट। और हिंदू शासक जो 2 थे, वो एक मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़, और एक विजयनगर साम्राज्य। तो मेवाड़ के जो शासक थे वो राणा सांगा, अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, युद्ध भी होता है इसके। दूसरा थे वो कृष्ण देव राय,
उसमें ये इस क्षेत्र में शासन कर रहे थे। तो उस समय भारत के क्षेत्र में क्या स्थिति थी, तो उस समय मालवा के क्षेत्र में जो शासक के रूप में थे वो मोहम्मद खिलजी थे, जो शासन कर रहे थे, अपने क्षेत्र को कंट्रोल कर रहे थे। गुजरात के क्षेत्र में मुजफ्फर शाह थे, जो गुजरात के क्षेत्र को कंट्रोल कर रहे थे। दिल्ली के क्षेत्र में हमने पहले भी जाना था, दिल्ली के क्षेत्र में जो इब्राहिम लोदी थे वो युद्ध में पराजित हो गए थे बाबर के द्वारा। ठीक है, जब ये स्थिति कब की है, जब बाबर भारत के क्षेत्र में आक्रमण पहली बार किया था, भारत के क्षेत्र में एंट्री मारा था, उस समय की स्थिति है। बंगाल के क्षेत्र में नुसरत खां थे और बहमनी के क्षेत्र में काजी मुल्ला खां थे। और उसी तरह दो हिंदू राज्य थे, जो एक मेवाड़ के शासक राणा सांगा और विजयनगर के क्षेत्र के जो शासक थे वो कृष्णदेव राय। उस समय भारत के क्षेत्र में ये स्थिति बनी हुई थी। अब बाबर के द्वारा जो अगला युद्ध जो किया जाएगा, अब तो ये रुकेगा नहीं, क्योंकि हर शासक चाहता है कि मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा हो और सारे क्षेत्र को कंट्रोल, जिस तरह हमने देखा था अलाउद्दीन खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा किया था कि खिलजी वंश के जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, विश्व पर विजय प्राप्त करना। अब ये भी क्या चाहते थे, इनका तो सोच वो नहीं था, लेकिन इनका भी वही मकसद होगा, क्योंकि हर शासक क्या चाहते हैं कि हम युद्ध में जितने क्षेत्र अपने कब्जे में लाए। अब जो अगला आक्रमण किया जाएगा बाबर के द्वारा 1526, इसके बारे में चर्चा किया। कौन सा युद्ध हुआ था, पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। ये युद्ध किसके द्वारा किया गया था, एक तरफ बाबर थे और दूसरा दिल्ली के शासक, उन्होंने बताया कि दिल्ली, उस समय दिल्ली के शासक कौन थे, इब्राहिम लोदी। हमने तो ये पानीपत की प्रथम लड़ाई तो अच्छी तरह से हमने चर्चा कर ली, लेकिन फिर हम इसके थोड़ा चर्चा यहाँ भी कर लेते हैं। तो बाबर, यहाँ बाबर का जो पानीपत का प्रथम युद्ध विजय प्राप्त किया था, इसका जो मुख्य शक्ति बना था वो इन्होंने युद्ध में पद्धति अपनाया था। युद्ध का जो इन्होंने पद्धति अपनाया था, युद्ध में अपनाया था एक तुलुगमा, और एक था जो युद्ध का तरीका था उनका तोपों का प्रयोग। तो बाबर इन्हीं दो विधियों के माध्यम से क्या किया था, इब्राहिम लोदी को युद्ध में पराजित किया था। क्योंकि उस समय जो तोप चलाने का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया गया था बाबर के द्वारा, इन्होंने प्रथम बार भारत के क्षेत्र में गोले का उपयोग किया था और शासकों को विजय प्राप्त करना शुरू किया। क्योंकि जिस व्यक्ति में जिसका जितना हथियार मजबूत रहता है वो शासक उतने ही क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। आप लोग सभी को पता होगा, क्योंकि उस समय जो तोहफे का जो प्रचलन था वो बहुत ही कम था, जो तोहफे का उपयोग भारत के क्षेत्र में हुआ ही नहीं था कभी। तो बाबर जब आए तो वो उन्होंने अपने साथ तोप भी लेकर के आए। इन्होंने जो तोप चलाना सीखा था, इन्होंने जो शिक्षा ली थी तोप चलाने का जो शिक्षा, वो ईरानियों से लिया था। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी, बाबर ने जो तोप चलाने की जो शिक्षा लिए थे वो किससे लिए थे, तो ईरानियों के द्वारा। इनके दो तोप करता आते हैं, तोप चाची आते हैं, तोप चलाने वाले, एक तो वो है तोप चाची, ठीक है। एक था नाम था उस्ताद, इन्होंने तोप चलाने में काफ़ी कुशल व्यक्ति थे इन लोग, उस्ताद और एक मुस्तफ़ा। ये दो व्यक्ति काफ़ी कुशल थे तोप चलाने में, मतलब महारत हासिल था इन लोग। तो बाबर जो जितने भी युद्ध किए वो सारे इन्होंने क्या किया था, तोप चलाकर वो राजा को पराजित किया, शासकों को पराजित किया। तो इब्राहिम लोदी जो थे, जब पानीपत के क्षेत्र में दोनों आए हैं, पानीपत प्रथम कर्नाटक के क्षेत्र में आमने सामने होता है, तो बाबर के द्वारा इस विधि के माध्यम से इब्राहिम लोदी की क्या हो जाती है, हार, और बाबर की जीत हो जाती है। इस तरह भारत दिल्ली के क्षेत्र में अपना मुख्य वर्चस्व जो स्थापित किया इब्राहिम लोदी को हराकर, राइट। तब इनका जो मुख्य कंट्रोल हो गया वो किस पर हो गया, केंद्र पे कंट्रोल हो गया।
अब इस युद्ध में देखा जाए तो बाबर ने सहायता मांगा था, बाबर के द्वारा सहायता मांगा गया था राणा सांगा के द्वारा। लेकिन राणा सांगा के जितने भी इक़्तिदार हुआ करते थे वो इक़्तिदार सहायता करने से सीधे मना कर दिए, जिसके वजह से जो अगला युद्ध होगा वो बयाना का युद्ध के नाम किससे जाना जाता है। बयाना का युद्ध करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो एक गुस्सा था, क्योंकि जब इब्राहिम लोदी के द्वारा बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हो रहा था, तो इन्होंने युद्ध में राणा सांगा से मदद मांगा, लेकिन राणा सांगा ने साफ ही मना कर दिया कि हम आपकी किसी तरह से सहायता नहीं करेंगे। लेकिन वो बेसिकली राणा सांगा के द्वारा मना नहीं किया गया था, वो मना उनके जो वहाँ के साम्राज्य के क्षेत्र में जो इक़्तिदार मंत्री रहते थे उनके द्वारा मना किया गया था। तो अब अगला जो युद्ध होगा वो राणा सांगा के द्वारा किया जाएगा। अब एक युद्ध आता है बयाना। बयाना का नेक्स्ट युद्ध है ये होता है 16 फरवरी 1527 ईस्वी को, राइट, बयाना के क्षेत्र में। इस क्षेत्र में जो युद्ध बाबर के द्वारा इधर हैं मेवाड़ के शासक कौन है, राणा सांगा। सबसे पहले बाबर ने क्या किया, उनके एक व्यक्ति होते, खास व्यक्ति थे जिनका नाम था सहल्दी तवर, और इनके सेनापति थे जिनका नाम था मेहंदी हसन, राइट। मेहंदी हसन, सबसे पहले बाबर ने इन्फॉर्मेशन भेजा सहल्दी तवर से कि क्या कीजिए, हम लोग किसी तरह का युद्ध नहीं चाहते, हम लोग युद्ध नहीं करें, आप जाकर के अपने शासक को कह दीजिए। लेकिन सहल्दी तवर ने जैसे ही राणा सांगा को कहा, राणा सांगा ने किसी तरह की कोई बात सुनने का तैयार नहीं है। इसी तरह क्योंकि बाबर को तो पहले से ही क्या था, एक क्रोध था, क्योंकि जो उन्होंने जब इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध लड़ रहे थे तो उन्होंने किसी तरह का युद्ध में मदद नहीं किया, तो इन्होंने साफ ही मना कर दिया, क्योंकि बाबर को लगता था कि हम युद्ध ना ही करें, लेकिन मजबूर होकर के ये युद्ध करना शुरू किया। अब क्या किया, मेहंदी हसन से गए और उन्होंने बयाना के क्षेत्र में क्या किया, अधिकार कर लिया, राइट। मेहंदी हसन जो इनके सेनापति थे वो बयाना के क्षेत्र को क्या किया, अधिकार कर लिया। अब मेवाड़ के जो शासक थे इनको आया गुस्सा आकर के क्या किया, इन्होंने इनकी सेनापति के क्या किया, हत्या कर दिया, राइट। इस बात को सुन करके बाबर ने इनकी सेना क्या किया, सेनापति का जो सेना संचालक जो मुख्य व्यक्ति है उनकी हत्या कर दी गई, तो उनकी सेना भी क्या हो गया, पराजित हो गया। उन्होंने युद्ध छोड़ करके सेना सारे आ गए, कहाँ पे, सेना भाग कर आ गए। युद्ध छोड़ करके आ गए और बाबर से कहा कि सेना कहें कि युद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राणा सांगा की बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी हुआ करती थी और बाबर की सेना बहुत ही कम थी। अब इनके सेना जितने देर भाग करके बाबर के पास आए, बाबर से कहा कि हम राणा सांगा की सेना से युद्ध नहीं कर पाएंगे। उस समय बाबर क्या कर रहे थे, बाबर सोमरस समझते हैं, आप लोग का फेवरेट शराब, सोमरस का क्या कर रहे थे, सेवन कर रहे थे, ठीक है। ये बात जैसे ही बाबर को सूचना आती है कि हम उनकी सेना के द्वारा आती है कि हम राणा सांगा से किसी तरह का युद्ध नहीं कर पाएंगे, तो बाबर ने उस समय क्या करते, कसम खाते, यानी उन्होंने कसम खाया, उन्होंने जिहाद का नारा दिया, जिहाद का नारा दिया। क्यों, जिहाद का नारा देने का अर्थ है, बाबर ने कहा कि हम जब तक
राणा सांगा की सेना को, राणा सांगा को नहीं हरा देंगे तब तक अपना फेवरेट थिंग, इसको सेवन कर, सोमरस का सेवन नहीं करेंगे। यानी जो उनका ड्रिंक हुआ था, पेय पदार्थ होता था, उसको पीना छोड़ देंगे। उन जब तक नहीं पियेंगे, तब तक नहीं पियेंगे जब तक राणा सांगा की सेना को युद्ध में पराजित नहीं कर देंगे। इन्होंने एक कसम खाया और उसी समय क्या किया, इन्होंने जिहाद का नारा दिया। राइट। तो एग्जाम में पूछेगा कि मुगल वंश के ऐसा कौन से शासक थे जिन्होंने जिहाद का नारा दिया था, तो आप लोग को तो मार ही सकते हैं। राइट। अब अगला जो युद्ध होगा, अब तो पता ही चल ही गया होगा, एक भयंकर युद्ध होगा जिसमें उस युद्ध के बारे में लोग जानेंगे। उस युद्ध का नाम होगा खानवा का युद्ध ना। अगला जो युद्ध होगा वो खानवा का युद्ध के नाम से जाना जाएगा। अब बताइए इस युद्ध में पराजित किसका होगा, बाबर या फिर राणा सांगा का? कमेंट कीजिए। अगला युद्ध खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 ईस्वी। खानवा का युद्ध क्यों कितनी एक भयानक युद्ध से देख। सबसे पहले जानते हैं बाबर के, इधर बाबर आमने सामने, इधर मेवाड़ के शासक राणा सांगा। बाबर की तरफ से सबसे पहले इन्होंने, इनका युद्ध पद्धति जो था, सिस्टम था, युद्ध पद्धति, इन्होंने युद्ध पद्धति जो पहला इसका था उस्मानी रूमी। इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि उस्मानी रूमी होता क्या। जैसे कि हम लोग देखा था पानीपत के युद्ध में उन्होंने कौन सा पद्धति उपयोग किया था युद्ध में, तुलोगमा युद्ध पद्धति। तुलोगमा युद्ध पद्धति में हमने जाना था कि बाबर क्या क्या था, अपनी सेना को 3 टुकड़ी में बांटा था। तुलोगमा युद्ध पद्धति में पहला टुकड़ी होता तो क्या करता, 3 टुकड़ी में सेना को डिवाइड कर दिया। पहला सैनिक अगर सबसे पहले क्या करता, पहला सैनिक को युद्ध में भेजा करता था। अगर वो सैनिक युद्ध में थक जाते थे तो उसको क्या करता, वापस बुला करके दूसरी टुकड़ी को भेज दिया जाता था। और अगर दूसरी टुकड़ी युद्ध थक जाते तो तीसरी टुकड़ी को फिर युद्ध में भेजा जाता था। इस तरह का युद्ध को जो पद्धति होता है उसे बुलाया जाता था तुलोगमा युद्ध पद्धति। और तो तोहफे चलाने का तो प्रथा तो उन्होंने सीख करके आया था। उस्मानी रूमी ने क्या किया था, इस पद्धति में क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने जो तोप हुआ करता था, तोपों को जंजीर से बांधकर जमीन में गड़वा दिया। राइट। यानी इसका मतलब है जो ये हमारा सरफेस है, भूमि का पार्ट है, इन्होंने क्या कहता है गड्ढा करके यहाँ तोप क्या किया डाल दिया, इसका थोड़ा सा मुंह को जो तोप गोला निकलेगा उसको ऊपर छोड़ दिया और यहाँ पे तोप को जंजीर से बांध दिया। और इस क्षेत्र और यहाँ से कंट्रोल इसको तोप से को किया जाता था, क्योंकि इससे क्या होता है उतनी हानि युद्ध में नहीं हो पाता, तोप चलाने वाले की किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता था। तो इस तरह का क्या कहते हैं, तोपों को जंजीर से बांध करके ज़मीन को गड़वा दिया, उसे बोला जाता है क्या, उस्मानी रूमी विधि। राइट। इनके जो बताए थे अभी तोप चलाने वाले व्यक्ति, कौन थे? 2 तोप चलाने वाले व्यक्ति तो बताए थे, एक था उस्ताद और दूसरा था मुस्तफ़ा। ये तोप चलाने में महारत हासिल किया था इन दोनों ने। अब इधर क्या था, राणा सांगा का क्या सिचुएशन था इस क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में जब राणा सांगा बाबर के तो इतने विधि का उपयोग किया था इन्होंने, इनका भी एक विधि था जिसको बोला था पाती पेरवन का विधि। ये विधि इन्होंने युद्ध में अपनाया था। ये क्या होता था, इन्होंने क्या किया था, इनके क्षेत्र के आसपास के जितने भी छोटे छोटे राजा थे उन सभी राजाओं को क्या किया था, युद्ध में बुलाया था। राजा हो गए, सामंत हुए, राव हो गए, सारी को क्या किए थे,
बुलाए थे। तो उन्होंने 7 राजा को बुलाया था युद्ध में, 7 राजा, 9 राव और 107 सामंत को क्या किया था, युद्ध में बुलाया था। अब इनकी भी सेना तो बहुत ही बड़ी सेना हो गई। अब 7 राजा, देखिए 7 राजा, यानी सपोज एक राजा के कम से कम अगर 40,000 सेना होगी तो 7 राजा कितना हो गया, कितनी बड़ी सेना होगी, सोचिए, काफ़ी बड़ी सेना हो गई। इनके पास क्या था, सेना भी बहुत खास नहीं था, उतना भी सेना बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन इनकी जो विधि थी वो काफ़ी तगड़ा था, जिसकी वजह से ये युद्ध में विजय पाए। इस राजा में एक व्यक्ति आते हैं, 7 राजा में एक व्यक्ति आते हैं, खास व्यक्ति था, एक व्यक्ति आते हैं, एक राजा था जो जिसका नाम था सादड़ी, सादड़ी का राजा था, सादड़ी का राजा जिसका नाम था झाला अज्जा, राइट। इन्होंने युद्ध में काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया और इन्होंने युद्ध में ही क्या हो गया, वीरगति भी प्राप्त कर लिया। तो अब देखते हैं इस सिचुएशन क्या बनता है। खानवा का क्षेत्र, इधर से बाबर, राणा सांगा। सबसे पहले इनके जो व्यक्ति थे, बताते खास व्यक्ति जो थे, सहलदी तंवर। सबसे पहले क्या किया था, बाबर ने एक पत्र लिखा सहलदी तंवर को और भेजा सहलदी तंवर के। इस पत्र में लिखा गया था संधि करने के लिए, संधि का प्रस्ताव भेजा था राणा सांगा को। लेकिन राणा सांगा ने किस तरह से संधि करने से क्या किया, ये संधि करने से क्या किया, संधि करने से इनकार कर दिया इन्होंने राणा सांगा के द्वारा। अब इन दोनों के बीच में आमना सामने होता है। जब ये इस क्षेत्र में, खानवा के क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि ये भी जो थे ना वो प्रो बाबर की तरफ थे, बाबर के ये पक्ष में रहते थे हमेशा। ये सोचते थे कब इब्राहिम लोदी राणा सांगा कब मरे, हम किधर आ जाए, बाबर की तरफ ट्रांसफर हो जाए, राइट। तो इनका जो प्रो बाबर की तरफ था, झुकाव ज़्यादा बाबर की तरफ था। ये चाहते थे कि कब ये राणा सांगा युद्ध में पराजित हो। और ऐसे भी जब व्यक्ति को हमेशा रहना चाहिए मेरे विश्वास, वो दोनों की तरफ रहना चाहिए, पक्ष, दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ होना चाहिए, झुका होना चाहिए। क्योंकि युद्ध में 2 पहलू होता है, या तो हार या तो जीत। अगर गलती से हारा तो इसके इधर मूव कर जाए, इधर हारा तो इधर मूव कर जाए, राइट। लेकिन ये परोत है। अब देखते हैं युद्ध में भयानक, खानवा के क्षेत्र में दोनों आए, अब युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ, राणा सांगा को युद्ध में 80 घाव हो गए। मतलब युद्ध में जो तोप लगने के कारण इनको 80 घाव हुए और युद्ध में ये राणा सांगा घायल होंगे। जैसे ही राणा सांगा घायल होंगे तो जो सादड़ी का जो राजा झाला अज्जा थे, जो मुख्य किरदार निभा रहे थे यहाँ पे, उनका मुख्य सहयोगी थे राजा के फॉर्म में, तो ये क्या कहते, राणा सांगा का जो मुकुट होता है, युद्ध का जो राजा का जो पहचान चिन्ह होता है, वो क्या कहते हैं, उन्होंने ले लिया और पहन लिया। इससे क्या पता चलता है कि जो राणा सांगा जितनी भी सेना थे, बाकी साथ जितने भी राजा के भी सेना आए थे युद्ध में, उनको नहीं लगे कि राणा सांगा युद्ध में पराजित हो गए, मतलब युद्ध में मारे गए। जिसके वजह से उन्होंने क्या किया, सादड़ी के राजा वो राणा सांगा का मुकुट धारण कर लिया और युद्ध को संचालित करना शुरू किया। लेकिन युद्ध के दौरान ही क्या किया, सादड़ी के जो राजा थे झाला अज्जा की वीरगति हो जाती है। वीरगति नहीं लिखते हैं, झाला अज्जा की युद्ध में मारे जाते हैं, राइट। अब इनका जो मुख्य संचालन करता थे वो उनके क्या हो गई, मृत्यु हो गया। अब इनके भी जितने भी सेना थे वो, उनको नहीं लगा कि अब कोई मेरे कंट्रोल कर सके सेना को। उनको अब कोई ऐसा सेना राजा नहीं बचा जो क्या कर सके, इसकी इतनी बड़ी सेना को संचालित कर सके। धीरे धीरे क्या हो गया, सेना कमज़ोर पड़ गई और
सेना की पूरी तरह सेना घुटने टेक दे, और इधर क्या हो गया, राणा सांगा की हार। और राणा सांगा जब 80 घाव लगे तो इस राजस्थान के क्षेत्र में चले गए थे, उनको सेफ स्थान पे छोड़ देते थे, वहीं पे क्या घाव लगने के कारण उनका भी उस क्षेत्र में मृत्यु हो जाता है। इस तरह राणा सांगा क्या हो जाती है, हार हो जाती है, और इस युद्ध में बाबर की विजय। राइट। तो इस जो खानवा का युद्ध है वो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में तो आ ही गया होगा। राइट। अब अगला जो युद्ध बाबर के द्वारा किया जाएगा वो युद्ध चंदेरी का युद्ध। इसके बाद अंतिम युद्ध जो बाबर के द्वारा किया जाएगा वो घाघरा का युद्ध, जो महमूद लोदी के द्वारा किया जाएगा। राइट। तो खानवा का युद्ध तो अच्छे तरह से समझ में आ ही गया होगा। अगला युद्ध चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध ये 1528 ईस्वी में किया जाता है। राइट। इस युद्ध में कुछ उतना बड़ा युद्ध नहीं था, ये छोटा सा युद्ध था, लेकिन इस युद्ध में भी बाबर के विजय होता है। बाबर, इधर कौन आएगा, चंदेरी के शासक मेदिनी राय थे। ठीक है। चंदेरी वाले क्षेत्र में युद्ध होता है, इनकी हार हो जाती है और बाबर की विजय। अब बाबर एक बहुत बड़ी विशाल सेना एक खड़ा कर दिया, क्योंकि अब इन्होंने काफ़ी बड़े क्षेत्र को क्या किया, कब्जा कर लिए थे। इन्होंने दिल्ली के क्षेत्र में कंट्रोल कर लिया, मेवाड़ के क्षेत्र में कंट्रोल कर लिया, ये बहुत बड़ी सेना के रूप में ये उभर गया। राइट। अगला जो युद्ध किया इनके द्वारा किया गया वो घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध ये 1529 ईस्वी में बाबर के द्वारा, और यहाँ के जो घाघरा के जो अगला शासक थे वो महमूद लोदी। युद्ध हुआ, लेकिन महमूद लोदी की हार हो जाती है और बाबर के विजय। खास इतना था नहीं जिसमें हमको बताया इसके बारे में, इतना खास युद्ध नहीं था, छोटा मोटा युद्ध था। राइट। अब बाबर तो काफ़ी बड़े क्षेत्र को क्या किया, कंट्रोल कर लिया, लेकिन बाबर का 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। राइट। तो आज की जो हम लोग को मुख्यतः जो क्लास थी वो बाबर के बारे में चर्चा किया, बाबर के जाना कि बाबर किस क्षेत्र में कब आक्रमण किया और किस क्षेत्र को कंट्रोल किया, कैसे किया, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा कर ले। अगले जो क्लास होगी उसमें हम लोग बाबर के कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्य के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने जितने भी शासक के बारे में चर्चा किया, या तो दिल्ली सल्तनत को या फिर मुग़ल शासक के हों, मुग़ल क्षेत्र के हों, तो इन सभी शासकों के द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी किए गए थे। हर क्षेत्र क्या करता है, अपने क्षेत्र को कंट्रोल करने के बावजूद भी क्या करता है, अपना एक पहचान चिन्ह छोड़ करके चला जाता है, उसमें कुछ बड़े बड़े निर्माण कार्य करते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग देखा था उधर कोई कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, किसी ने बहुत बड़े बड़े निर्माण, मॉस्को मस्जिद निर्माण करवाया। तो ये निर्माण कार्य, इससे क्या मिलता है, उससे एक अपने साक्ष्य छोड़ते जाते हैं। जिस तरह कोई साक्ष्य छोड़ते हैं ना, इससे पता चलता है कि इसमें कोई कंट्रोल किया है, किसी का इसका पहले वर्चस्व होगा इस क्षेत्र में, तो वो अपने क्षेत्र में क्या करते हैं, बहुत सारे निर्माण कार्य करके जाते हैं। तो इनके अगले जो क्लास होगा हम बाबर के कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। राइट। और एक इम्पोर्टेंट है, आप लोग का एक सूचना बता ही देते अच्छी तरह से। एक नोटिस आप सभी के लिए, या तो नोटिस कहें या तो खुशखबरी कहें, कि
सूचना ये है कि अब जो क्लास होगी, अब हम लोग क्या करेंगे, साइंस की क्लास बहुत 1-2 दिन में क्या करेंगे, साइंस की क्लास शुरू कर देंगे। साइंस की क्लास शुरू कर दिया जाएगा। इसमें हम लोग साइंस में हम लोग बेसिकली जानते हैं बायो होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, राइट। तो अभी तत्कालीन हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करेंगे, बहुत ही जल्द शुरू करेंगे, राइट। उसके बाद जैसे जैसे होता जाएगा वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास बहुत ही जल्द शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन 1-2 दिन के अंदर में क्या करेंगे, बायोलॉजी हम लोग शुरू करेंगे। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि जेएसएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं, जो झारखंड जेपीएससी का जो जेएसएससी का जो तैयारी करते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर का, एक सब्जेक्ट क्या किया जाएगा, बहुत ही जल्द इसका क्लास शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि इसमें जेएसएससी में आप लोग सभी सिलेबस देखे होंगे तो 20 मार्क्स के क्या होता है, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर भी का क्लास भी बहुत ही जल्द शुरू करेंगे, राइट। तो ये था आप लोग के लिए नोटिस। और साथ ही हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ज्योग्राफी का भी क्लास शुरू करेंगे, पॉलिटी का भी क्लास शुरू करेंगे, राइट। ज्योग्राफी में जानेंगे हम लोग। ज्योग्राफी से पहले क्या करेंगे, एस्ट्रोनॉमी का क्लास शुरू करेंगे, एस्ट्रोलॉजी, ये सब जितने भी आते हैं हम लोग एक एक करके सारे क्लास शुरू करेंगे, राइट। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है, राइट। और जाते जाते आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि देखते हैं बहुत ही कम लाइक शेयर मिल पाता है, बहुत ही कम सब्सक्राइबर भी बने, क्योंकि नए नए चैनल है तो इसीलिए सब्सक्राइबर भी बहुत ही कम है। तो आपसे यही है कि आप लोग क्या करें, चैनल को जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, राइट। तो हम लोग अगले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।